Okay, so hello everyone. This is my first video in this YouTube channel. So in this video, I'll be talking about my CUT PG journey, that how I started and how I got DU and BHU in my first round. So I'm here to help you guys. I'm here to guide you to start your journey. So firstly, I like to introduce myself. So my name is Harshita Verma and I started my bachelor's in 2023 from Kalinga University, and I just completed my 3 years of bachelor degree in 2026. And right now I'm hustling to get a college for doing MSc in forensic science. So in first counseling I got DU and BHU in OBC category. सो लेट जस्ट स्टार्ट कि मैंने अपना जर्नी कैसे शुरू शुरू किया. इतना कुछ डिफिकल्ट जर्नी नहीं रहा है मेरा. इट वॉज अ सिंपल जर्नी. एंड जैसे जैसे इस वीडियो को आप लोग देखोगे आपको समझ आएगा कि यार इतनी भी बड़ी चीज नहीं है. एंड आई बिलीव इन यू गाइज कि तुम लोग को अपना ड्रीम कॉलेज जरूर मिलेगा if you'll start preparation today itself after watching this video. So first, I'll share you the roadmap of my journey. पूछते हैं लोग दीदी आपने कैसे शुरू किया. आप बता दो अपनी स्ट्रेटजी बता दो. आप अपना नोट शेयर करो. अपना रोड मैप बताओ. So this video is all about this. So stay tuned guys. So firstly I like to tell you that सबसे पहले तो तुम अपना सिलेबस जानो. क्योंकि अगर तुम्हें कोई भी एग्जाम फाइट करना है, तुम्हारा बेसिक कॉलेज का भी कोई एग्जाम रहता है, तो तुम्हें पूरी सिलेबस पता होती है तभी तुम्हारा एग्जाम अच्छा जाता है. तो सबसे पहले तुम्हें देखना है सीयूटी का सिलेबस क्या है. एक एक टॉपिक, एक एक जो तुम्हारा टॉपिक है वो. क्योंकि आई नो कि अगर तुम अभी बीएससी में हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो तुम अभी पढ़ना भी शुरू नहीं किए हो. कुछ टॉपिक हमारे 6 सेम में रहते हैं. जैसे मेरा मेडिसिन और टॉक्सिको जो था वो 6 सेम में था, तो मैंने उसको पहले से ही पढ़ लिया था. क्योंकि सीयूटी में वो सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एंड आप एंड के लिए नहीं रख सकते. तो फर्स्ट, नो योर सिलेबस. मैं डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना. ओके, सो सीयूटी का पैटर्न क्या होता है पीजी एग्जाम के लिए वो हम देखते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहते हैं, जिनमें से करेक्ट के लिए हमें मिलते हैं +4, इनकरेक्ट के लिए मिलता है -1, एंड टोटल मार्क्स रहता है 300. सो आई स्कोर्ड 143 मार्क्स आउट ऑफ 300. तुम सोच रहे हो कि इतने कम नंबर में कैसे ड्यू और बीएचयू मिल गया. सो इस बार 190 हाईएस्ट गया था फॉरेंसिक साइंस में इन पीजी, एंड 143 बहुत ही अच्छा मार्क्स है. क्योंकि मैं अपनी तारीफ खुद क्यों करूं, सीरियसली मैं सच बता रही हूँ. क्योंकि अभी कट ऑफ बहुत ही कम गया था क्योंकि पेपर बहुत टफ सेट हुआ था, जिस वजह से हाईएस्ट 190 आया था. एंड 143 150 तक का तुमको बहुत अच्छा कॉलेज मिल रहा था. बीएचयू का भी कट ऑफ 137 कुछ गया था. सो दिस वाज द रियलिटी चेक फॉर यू गाइस कि पेपर टफ आएगा. तो मैं चाहती हूँ तुम 200 प्लस स्कोर करो. ठीक है. ऑल द बेस्ट गाइस. थिंग्स टू डू. सो दिस आर फ्यू थिंग्स दैट यू शुड डू रिलीजियसली, लिटरली. अगर तुम्हें 2027 में अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो करना. फर्स्टली, दैट इज स्टार्ट विद द बेसिक एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए. अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर है, तुमने एक चीज एक बार पढ़ ली है, तो उसको दोबारा पढ़ने में तुमको दिक्कत नहीं होगी. मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो एक बार पढ़ चुके हैं फिर उस चीज को दोबारा पढ़ते हैं, क्योंकि उन लोग रटते हैं यार चीजों को. सो बिल्ड अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी. एक अंडरस्टैंडिंग तुमको होनी चाहिए हर एक टॉपिक को लेके. समझो उसको, रटो मत. ठीक है. स्टडी फॉर 1 आवर एवरी डे. तुमको हर घंटे, मतलब हर दिन 1 घंटे तो जरूर देना है. मैं नहीं बोलती कि यार तुम 4 4 घंटे पढ़ना शुरू करो. अभी जुलाई आ गया है, तुम हर दिन 1 घंटे भी पढ़ोगे ना, आज से लेके मार्च तक तुम्हारे एग्जाम तक, डेफिनेटली तुमको तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा. मैं गारंटी दे रही हूँ. 1 घंटे भी दोगे ना, बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ है, अगर तुम 1 घंटे फोकस के साथ पढ़ रहे हो तो. बट ऐसा नहीं कि
एक दिन हम मिस कर दिए, अगले दिन 2 घंटे कर लेंगे, नहीं, हर दिन 1 घंटे जरूरी है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसको करने में मुझे मौत आती है लिटरली, रिवाइज करना। नहीं पता मैं क्यों रिवीजन नहीं करती हूँ, लेकिन तुम लोग प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रही हूँ प्लीज, तुम लोग रोज का काम रोज रिवाइज करोगे, और अगले दिन जब उठोगे, कल जो पढ़ा था वो भी रिवाइज करना है, और जो इसके पहले पढ़ा था वो भी रिवाइज करना है। मैं कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे रही हूँ, पर प्लीज सुन लो, रिविजन बहुत जरूरी है। एंड लास्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर तुमने कुछ टॉपिक किए, तुरंत उसके क्वेश्चन लगा लो। इससे ना तुमको समझ आता है कि तुमने टॉपिक तो पढ़ ली, अब क्वेश्चन कैसे आता। तुमने सपोज एक टॉपिक पढ़ा है फिजिकल एविडेंस, ठीक है, अब फिजिकल एविडेंस में क्वेश्चन आ कहाँ से रहे, वो तुमको कैसे पता चलेगा? जब तक तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है। लोग बस पढ़ते जाते हैं, डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़, लेकिन क्वेश्चन किससे आ रहा है वो अगर तुम्हें समझना है, तो हर टॉपिक के बाद प्रैक्टिस जरूर करना एमसीक्यू और पीवाईक्यूज। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी, ठीक है, बता रही हूँ। तुम पूछते हो ना स्ट्रेटजी बताओ, स्ट्रेटजी बताओ, तो मैं बता रही हूँ मेरी स्ट्रेटजी क्या थी। तो पहले तो मैंने 3 फेज में डिवाइड कर दिया था अपना प्रिपरेशन, ठीक है। फेज 1 जो था मेरा जुलाई से नवंबर तक, जो कि जुलाई से होते होते, पोस्टपोन्ड होते होते, अगस्त में रक्षाबंधन जाते जाते, फिर मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए थे उस टाइम, अगस्त के बाद तो वो, फिर फ्रेशर्स, तो ये तो वो, एक तो हम सीनियर हो जाते हैं लास्ट ईयर में, तो वैसे ही चलता है सब कुछ। तो तुम लोग प्लीज जुलाई से ही शुरू कर लेना, ठीक है, और नवंबर तक अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर लेना। फेज 1 का सिर्फ यही है कि तुम जुलाई से नवंबर तक अपना डिवाइड कर दो, फेज 2 में दिसंबर से फरवरी तक, फिर फेज 3 फेब टू मार्च, मार्च मतलब तुम्हारे एग्जाम के दिन तक तुम्हारा फेज 3 चलेगा। अब मैं बताती हूँ इस फेज के अंदर तुम्हें क्या क्या करना है, लाइक फेज 1 के अंदर क्या करना है, फेज 2 के अंदर क्या करना है। टॉकिंग अबाउट फेज 1, ओके, तो फेज 1 ये रहता है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड तुम्हें अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, तुम्हें प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, जो बनाने हैं बनाओ, बट एक तुम्हारे पास प्रॉपर नोट तैयार हो जाना चाहिए नवंबर के एंड तक। हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट, जो भी तुम्हारा सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। स्टडी डेली बना रही है तो मैं बोल रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ यार, लेकिन लेकिन इस 1 आवर को तुम्हें ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ठीक है। इफ यू वांट स्कोर गुड मार्क्स, सो इस 1 आवर को धीरे धीरे ग्रेजुअली तुम इंक्रीज करते जाओ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करने हैं एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, तुम्हें भर भर के प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर डिफरेंट सोर्सेज रेफर करने हैं, क्योंकि देखो यार, मुझे खुद ऐसा लगता है कि मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम 2-3 सोर्सेज से मिला के अपने नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो तुम भी अपने सोर्सेस अलग अलग रखो, लेकिन एक फॉलो करो, बट उसको कंसिस्टेंसी तुम्हें फॉलो करना है। एक तुम्हारा जो कोर्स रहेगा, तुम कोई भी कोर्स ले लो, मार्केट में बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत सारे मैम कोर्सेज लॉन्च करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगर तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो तुम वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि मुझे पता है हम लोग की जनरेशन इतनी डिस्ट्रैक्टेड है ना। इफ यू वी विल स्टार्ट समथिंग, 2 दिन चालू करके तीसरे दिन खत्म कर देते हैं, तो ये गलती तुम मत करना। तुम कंसिस्टेंट होने के लिए, अगर कंसिस्टेंट रहना चाहते हो, प्लीज कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना। एंड एंड उस कोर्स के साथ साथ तुम अपने डिफरेंट जगहों से अपने स्टडी मटेरियल लेके आओ, और उसका एक कंसाइज नोट बनाओ। जैसे मैंने कोई टॉपिक यहाँ से पढ़ा, उसी टॉपिक का एक लेक्चर कहीं और से देख लिया, और फिर वो दोनों को मर्ज करके अपना खुद का, जो मैंने समझा, जो मैंने जाना, जो मेरे को लग रहा है इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लग रहा है मैं भूल जाऊंगी, ठीक है, वैसे टॉपिक्स तुम्हें डिवाइड करके रखने हैं। थिंक अबाउट फेज 2 में हमें क्या करना है, फेज 2 में हमें करना है मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना है। मेरे नंबर नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, लिटरली मुझे मॉक टेस्ट देख के लगता था यार, ऐसा रहा ना, नहीं मिलने वाला, कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो मॉक टेस्ट भले तुम्हें लगे कि यार मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मुझे टॉपिक नहीं आता, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर देना है, ठीक है। अगर तुम मॉक टेस्ट मिस करोगे तो तुम बस भागोगे यार चीजों से, फिर एक दिन आएगा कि सीयूटी का एग्जाम आ गया और तुम वहां जाके बैठ के दे रहे हो, तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मॉक टेस्ट दो,
भले नंबर कम आएंगे चलेगा, बट इट विल गिव यू अ मोटिवेशन कि नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा प्रिपेयर करना है। मुझे अब तुम पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो मॉक टेस्ट देने से। फिर दूसरा चीज, रिवाइज देनी, जो मैं बोल रही हूँ चीख चीख के, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि फेज 2 जो है हमारा फैब तक का, दिसंबर टू फैब, ये ऐसा फेज होता है ना कि इसमें लगता है यार खत्म, सब खत्म, अब नहीं होने वाला मुझसे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है कि हाँ मैं कर लूंगी, हाँ मेरे से तो हो जाएगा। बट ये जो दिसंबर से फैब वाला फेज होता है ना, उस टाइम तुम्हारे रिसर्च भी लिखने रहते हैं, तुम्हारा रिव्यू पेपर भी लिखना रहता है, तो ना हर चीज मिक्सअप हो जाती है, और तुम्हारा कॉलेज के एंड डेज चलते रहते हैं, वो सब रील वील सब चलता रहता है दिमाग में कि लास्ट ईयर एंड ऑल। तो ये सब के चलते ना पूरा दिमाग ऐसा हो जाता है, ओ कुछ बचा नहीं है। तो इस फेज 2 में तुम्हें मोटिवेटेड रहना है यार, क्योंकि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। एंड लास्ट फेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज है और सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है मैंने, स्टे हेल्दी। क्योंकि इस टाइम लोग बीमार पड़ जाते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब मेरा एग्जाम होने वाला था उससे पहले नहीं पता क्यों मेरा तबीयत खराब हो जाता है। तो तुम अच्छा खाओ, अच्छे से रहो, नींद पूरी लो, ठीक है, स्टे हेल्दी, क्योंकि ये लास्ट मंथ है तुम्हारे प्रिपरेशन का। इस अब रिस्क मत लेना, क्योंकि तुम जब जुलाई से प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, ये जो है ना लास्ट फेज तुम्हारा, फ्रॉम फेब टू योर टिल योर एग्जाम डेट, उस टाइम तुम्हें हेल्दी रहना है, नो मैटर वॉट। बाहर का खाना, मोमोज वोमोज सब बंद कर दो, ठीक है। इस टाइम सब अवॉइड करो, नेगेटिव लोगों से तो दूर रहो, ठीक है, उनकी नेगेटिविटी लेना ही मत। बहन तेरा कितना हुआ, भाई तेरा कितना हुआ, मैंने कितना किया, नहीं, बंद कर दो। मेंटल हेल्थ का तो बिल्कुल ख्याल रखना, क्योंकि रिसर्च पेपर पब्लिश करने के चक्कर में जो मेंटल हेल्थ खराब होता है ना, वो तुम लोग तब समझोगे और मुझे जरूर याद करोगे कि हाँ दीदी आपने बोला था। तो प्लीज स्टे हेल्दी। एंड लास्ट but not the least, revise your notes। एंड एक और पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किया है, मिस्टेक बुक। तो दिस वाज माय सीक्रेट, बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक मिस्टेक बुक बनाई थी। किस लिए मैं बताती हूँ। मैंने क्या बताया था, फेज 2 में तुम्हें क्या करना है, फेज 2 में तुम्हें करना है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। और जैसे तुम्हें पता है मेरे मॉक टेस्ट अच्छे नहीं जाते थे, तो मैं क्या करती थी, जो जो क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, 100 में से अगर मेरे 80 क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं ना, तो मैं वो 80 क्वेश्चन को लिखती थी एक कॉपी में विथ आंसर। मैं उसको लिखती थी और उसके नीचे लिखती थी कि ये क्यों होगा, उसके नीचे का कंसेप्ट, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन डॉक्यूमेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक है, वो जिसको मैं क्लास कैरेक्टरिस्टिक डिक्लेयर कर दे रही हूँ, तो वो मैं लिखती थी, उसके नीचे का सारा मैटर भी लिखती थी, जस्ट अ शॉर्ट नोट टाइप से, कि मुझे याद रहे हाँ ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और मुझे पता चल गया मैं क्या गलती करती हूँ। जब मेरा एग्जाम था उससे पहले मैंने सिर्फ अपने मिस्टेक बुक्स ही पलटाए, क्योंकि जो मैंने सिलेबस पढ़ा है वो तो पढ़ा है, वो तो है मेरे दिमाग में, बट जो मिस्टेक बुक है उसको मैंने पलटा के देखा कि हर्षी तुमने क्या मिस्टेक किए हैं अपने मिस्टेक बुक में, उसमें जो क्वेश्चन थे वो गलती मैं दोबारा ना करूं। तो वो मुझे सबक मिला उससे, तो वो बहुत हेल्पफुल था। आई होप तुम भी ट्राई करना और मुझे बताना कि मिस्टेक बुक कितना हेल्पफुल रहा है तुम्हारी जिंदगी में, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं वही बताती हूँ कि देखो, सबसे हाई वेटेज जो टॉपिक है तुम्हारा इंस्ट्रूमेंटेशन, ये मेरा सबसे वीक टॉपिक है, बट मैं पढ़ी थी यार, एंड तुम्हें भी पढ़ना पड़ेगा, मुझे पता है बहुत मौत आती है इसको पढ़ने में, लेकिन इससे इतने क्वेश्चन आए थे, इतने ज्यादा, और कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं आए थे, बहुत टफ क्वेश्चन थे, और उसको करने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ेगी इस टॉपिक पे। फिर है तुम्हारा टॉक्सिकोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, ये सीओसी, चेन ऑफ कस्टडी है, सेरोलॉजी, ये सब तुम्हारे हाई वेटेज टॉपिक हैं। ये तुम्हारे मीडियम वेटेज टॉपिक हैं, ओके। अब दिख रहा है क्लियरली, ये लो वेटेज टॉपिक है, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
मैं इसको जो हमारा चलता आ रहा है ट्रेंड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, और मैंने जो पेपर दिया उसके अकॉर्डिंग है। और मैंने CFSL को इधर इसलिए डाला है क्योंकि CFSL से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे इस बार, और इसको पहले लो वेटेज में रखते थे, लेकिन इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं। एंड सबसे ज्यादा मैंने देखा क्वेश्चन डॉक्यूमेंट से बहुत क्वेश्चन थे यार। तो ये सारी चीजें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, वो सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन आया था इस बार। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पूछा था। और ये इनऑर्गेनिक से तुम्हारे हेलाइड वाले जितने क्वेश्चन थे उसका कोई सीक्वेंस था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर था शायद, वो आया था। फोटोकेमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, बट मैंने वो टॉपिक नहीं पढ़ा था तो मैंने छोड़ दिया। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीपीटी। ये हाई वेटेज, मीडियम वेटेज, लो वेटेज, इसको अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लो। तुम्हें किसको पहले इम्पोर्टेंस देनी है, मैं तो बोलूँगी कि तुम बेसिक से ही शुरू करो, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बीच में रखना। यूजुअली होता है हम लास्ट में रख देते हैं, पर लास्ट में वो कभी कवर नहीं हो पाता है, फिर तुम्हारे लग जाएंगे, सच बोल रही हूँ। सो जो फाइनल टेक अवे है वो ये है कि कंसिस्टेंसी एंड रिविजन आर द की टू सक्सेस। लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, बट मैं बोलती हूँ कंसिस्टेंसी एंड रिविजन, क्योंकि रिविजन ऐसी चीज है जो आपको यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा सकती है, लिटरली। बहुत लोग पढ़ते हैं पर वो हमेशा एक गलती करते हैं, रिवीजन। रिवीजन वो नहीं करते, इसलिए होता है आगे पार्ट पीछे सपाट। ये सही है, सच है। मेरे साथ यही होता है गाइस, मैं रिवीजन नहीं करती हूँ, पर इस बार मैंने रिवीजन की थी, जिस वजह से मुझे DO और BHU मिल पाया। तो आई होप आप भी रिवीजन करें और अच्छे से पढ़ें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरी इतनी बड़बड़, मेरी बकबक सुनने के लिए। थैंक यू। और प्लीज़ अगर आप सच में प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट करके पूछो मुझसे कि मैंने क्या गलती की, क्या मिस्टेक था। बहुत सब मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर दी है, ठीक है। एंड सून आई विल बी लॉन्चिंग अ CUT PG सीरीज इन दिस चैनल, सो स्टे ट्यून गाइस। वीडियो तुम्हें ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। तो मैं नई नई हूँ इस यूट्यूब में, तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करो, समझो।